नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी क्लासेज में हमने जो है सामाजिक अध्ययन को शुरू कर रखा था और सामाजिक अध्ययन में प्रथम अध्याय जो है प्राकृतिक संसाधनों को अपने पढ़ लिया था। ठीक है, प्रथम अध्याय को अपने पढ़ लिया था और लगभग क्या है कि उससे जुड़े हुए जितने भी चीज़ें थी, इस पाठ में जितना भी था उस सारी यानी कि सारी विषय वस्तु को अपने अध्ययन कर लिया था और उस पाठ से जो है जुड़े हुए जितने भी आपके प्रश्न हैं या कह सकते हो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको उस क्या है कि उसी लेसन की जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी अध्याय में को पढ़ने के बाद अब हम जो है हमारा सेकंड अध्याय उसी बुक का, यानी कि आम भाषा में बोलूँ तो भूगोल का सेकंड अध्याय है। ठीक है, वन्य जीव संसाधन, उन्हीं से जुड़ा हुआ, क्योंकि संसाधन पढ़ा था हमने, अब आ गया वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो वो तो थे हमने प्राकृतिक संसाधन, इनके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। ठीक है, मुख्य संसाधनों के बारे में चर्चा कर ली थी इस पाठ में, परंतु अब हम पढ़ेंगे वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि वन्य एवं वन्य जीव संसाधन होते क्या हैं। ठीक है, इनका हमारे जीवन में क्या भूमिका है, ये किस प्रकार से हमारे ये जीवन को प्रभावित करते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने इस अध्याय पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अध्याय 2 है आपका समाज यानी कि भूगोल या सामाजिक अध्ययन की जो बुक है आपकी, उसके अंदर वन्य जीव संसाधन। तो इसके अंदर क्या है कि वन्य जीव संसाधन होते क्या, पहले ये देखिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जितना भी यानी कि हमारा जो जीवन चक्र है वो किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होता है। ठीक है, वन्य जीव संसाधन भी उसके अंदर से प्रमुख है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्या है कि जलाने के लिए लकड़ियाँ, ठीक है, औषधि, ठीक है, फल सब्जियाँ, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? आजकल तो अपने को ये आप कहोगे सिर्फ मार्केट से मिलती है, बाजार से मिलती है। नहीं, अरे मार्केट से मिलती है, बाजार से मिलती है, ठीक है आपकी बात, पर तुम मार्केट से या बाजार से आती कहाँ से? आप कहोगे सर खेतों से आती होगी। ठीक है, आज तो खेतों से आती है, परंतु पहले कहाँ से आती थी? पहले जंगलों से आती थी, वनों से आती थी। समझ में आई बात आपको कि आज जो चीज़ें आपको कह सकते हो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है, वो चीज़ें क्या है कि कहीं ना कहीं से खेतों से, वनों से, ठीक है, और प्राचीन काल में कह सकते हो कि खेतों से आती थी। ठीक है, देखिए यानी कि जंगलों से, ठीक है, वनों से आती थी। तो ये जो चीज़ें हैं आज आपको इतनी आसानी से मिल जाती हैं, पहले इतना आसान नहीं था इन चीज़ों को ढूंढना। क्यों? पहले क्या है कि इन चीज़ों के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आपको मैं सरल भाषा में बताऊं तो पृथ्वी का जो चक्कर है पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र है, एनवायरमेंटल एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, वो सर्कल क्या है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या है कि यानी कि जिसका प्रथम चरण है, जो यानी कि प्रथम स्तर है, वो है प्राकृतिक पेड़ पौधे। ठीक है, जो आपको क्या है पेड़ों के रूप में मिलते हैं, वनों के रूप में मिलते हैं, पेड़ पौधों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, जब आपने पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, 6ठी 7वीं क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा कि कोई पेड़ यानी कि कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधे हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, उनको क्या है कि शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी, ठीक है, को मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। तो ये एक सर्कल है, ये क्या है, पूरा सर्कल है, उस सर्कल जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि हमारे जीवन के अंदर चक्र चलता रहता है कि हमारे जीवन से कुछ चीज़ें होती है, हमें वनों से प्राप्त होती है, कुछ जीव जंतु है वो हमारे क्या है कि पेड़ पौधे, औषधियाँ जो हमारे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। कह सकते हैं तो जंगलों से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है, जो कि हमारे जीवन को चलायमान करने के लिए विद्यमान है। ठीक है, परंतु क्या हमारा जीवन आज क्या है कि हमारे जीवन में ये चीज़ें आज भी ऐसी है जैसे पहले थी? एक प्रश्न आता है, क्या संसार के अंदर, अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या संसार में वो चीज़ें वर्तमान में है जो आज से हजारों साल पहले थी, या मान लो कुछ एक साल पहले थी? तो शायद उत्तर आएगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो संसार से बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं, या कह सकते हैं कि गायब हो चुकी हैं। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि एशियाई चीता, सिर वाली बतख, और ये तो है सिर्फ जानवरों की बात, ठीक है, ये जंगली जानवरों की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, वो भी आज के संसार से लुप्त हो चुकी हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक यदि मैं बताऊं तो यानी कि पूरी दुनिया के लगभग 8%, यानी कि पूरी दुनिया के लगभग 8% जो है जीव, यानी कि पूरी दुनिया के लगभग 8% या ओवरऑल करें तो 16 लाख प्रजातियाँ हमारे देश में जो है
वो इस समय पाई जाती है। यानी कि 8% जीव जंतु, पेड़ पौधे और 16 लाख प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अपने को तो पता ही नहीं है कि कौन सी प्रजाति किस प्रकार, परंतु क्योंकि ये साइंस स्ट्रक्चर जानता है, यानी कि साइंस की भाषा में जाना जाता है इसको, 8% और 16 लाख, लगभग 16 लाख प्रजातियां, 16 लाख, हाँ जी सही सुना आपने, 16 लाख प्रजातियां हमारे संसार, हमारी भारत के अंदर पाई जाती है। ठीक है, पूरी दुनिया की 16 लाख प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से कुछ लुप्त हो चुकी हैं, कुछ गायब हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कल, यानी कि अभी चर्चा करेंगे। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें गायब हुई हैं, जैसे कि भारत में अपने पढ़ रहे थे कि वनस्पति व प्राणी जात, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमारे भारत के अंदर, ठीक है, हमारे भारत के अंदर लगभग कितनी है, 8%। हमारे भारत में पूरी दुनिया की 8% जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतु कह सकते हो, प्राणी जात पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, 8% हैं। अगर मैं 22 से बात करूँ तो 16 लाख प्रजातियां पाई जाती है, छोटी बड़ी मिलाकर 16 लाख प्रजातियां जो है पाई जाती है। 16 लाख प्रजाति, छोटी बड़ी मिलाकर 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। 8% और 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर से बहुत सी प्रजातियां हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना है। ठीक है, हम हमारे आसपास के क्षेत्र में जो पाई जाती है उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को पहचानते हैं, परंतु क्या है कि उनका हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं महत्व होता है, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यदि कि कुछ एक जीव जंतु ऐसे होते हैं, जैसे कि केचुआ है। केचुआ क्या है, किसान का मित्र माना जाता है, क्योंकि वो क्या है कि भूमि को उर्वरता शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, गोबर उर्वरता शक्ति बनाता है और क्या है कि भूमि को उपजाऊपन बनाता है। इसी प्रकार से जो होते हैं दूसरे भी, यानी कि कुछ पक्षी हैं, कुछ पशु हैं जो क्या है कि किसान के मित्र माने जाते हैं। कुत्ता है जैसे कि, ये भी आता है। तो इस प्रकार से कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जीव जंतु ऐसे हैं जो यानी कि हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, जो हमारी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। और इसी प्रकार से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण में प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसका नाम है IUCN के अनुसार वर्गीकरण, इन्होंने क्या है कि इंटरनेशनल संस्था, यूएनओ की एक संस्था है, ये यूएनओ की एक संस्था है, इसने वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण यानी कि डिवाइडेशन किया है इसने। डिवाइडेशन किस प्रकार से किया है, क्योंकि हमारे जो यानी कि पूरी पृथ्वी की बात करूँ, पूरे संसार की बात करूँ या भारत की बात करूँ मैं, तो क्या बहुत सी प्रजातियाँ लगभग, अगर मैं बात करूँ एक अनुमान के मुताबिक बात करूँ तो 10%, यानी कि 10% तो प्राणी जात और 20%, यानी कि 10% तो प्राणी जात और 20% जो है यानी कि पादप कह सकते हो, पेड़ कह सकते हो। ठीक है, पेड़ पौधे कह सकते हो, ये लुप्त हो चुके हैं, यानी कि लुप्त बोले तो गायब हो चुके हैं। यानी कि 10% तो प्राणी और 20% जो है पादप वो है, यानी कि वो अब गायब हो चुके हैं, जिनको हम जानते ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि संसार में कुछ है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कुछ एक पेड़ पौधे ऐसे हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं है, जिनका नाम ही नहीं सुना हमने। ठीक है, आज उनके चित्र भी देखने को मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, उनको वास्तविक तो देखना बहुत दूर की बात है। तो 10% तो प्राणी और 20% जो है पेड़ पौधे, प्राणी बोले तो जीव जंतु। ठीक है, ये लुप्त हो चुके हैं, जिनको आपने क्या है कि पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या 1952 के अंदर ये एशियाई जो चीता है, 1952 के अंदर ये घोषणा हो गई थी कि ये भारत से लुप्त हो चुका है। ये सिर वाली बतख, ठीक है, ये भी क्या है कि गायब हो चुकी है भारत से। बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है और वो गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब ये चलते हैं, पहले इसकी आखिरकार के गायब होने का कारण क्या है उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे बाद में। पहले इन चीज़ों को जानते हैं अपने आखिरकार ये क्या चीज़ें होती है। जैसे कि सामान्य जातियाँ, सामान्य जातियाँ बोलूँ तो जैसे कि सामान्य जातियाँ कौन सी होती है, पशु, साल, चीड़ आदि, यानी कि जो सामान्य रूप से पाई जाती है, जिनकी संख्या कम नहीं है, जिनकी संख्या कम नहीं है, जो सामान्य रूप से पाई जाती है, लगभग आपको सभी स्थानों पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपने आमतौर पे देखते हैं, जैसे कि बंदर हो गया, ठीक है, हिरन हो गया, बंदर हो गया, कबूतर हो गया, मोर हो गया, ये आमतौर पर लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इनमें हो गया जो प्रमुख पशु हो गए, साल हो गए, चीड़ हो गए, सभी ये चीज़ें सामान्य रूप से सभी जगह पाई जाती है। तो सामान्य जातियाँ, उनको ज़्यादा नुकसान का खतरा नहीं है। अब संकटग्रस्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ क्या, जिन जातियों पर संकट मंडरा रहा है, जिन जातियों पर संकट मंडरा रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, जैसे कि काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय झींके, भारतीय जंगली गधा और गेंडा, ये वो जीव जंतु हैं जिनका यानी कि मान लीजिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में शिकार किया जा रहा है, या ना किसी तरीके से, यानी मान लीजिए तस्करी के लिए या लोग अपने फ़ायदे के लिए क्या इनका वध कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ठीक है। तो ये क्या संकट में आ रही है, ये जातियाँ क्या संकट में आ रही है। आने वाले कुछ समय में इन पे ध्यान नहीं दिया गया, इनके प्राकृतिक परिवेश को बचाया नहीं गया, इनका ध्यान नहीं रखा गया, तो ये जातियाँ शायद नष्ट हो जाएंगी और हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ जाएगी। इनके अंदर कौन कौन से हैं, देखो काला हिरन है, मगरमच्छ है, भारतीय है, ठीक है, जंगली गधा और गैंडा है। ये जातियाँ अगर इन पे आज ध्यान नहीं दिया गया ना, इनके प्राकृतिक परिवेश को नहीं बचाया गया, इनका ध्यान नहीं रखा गया, इनके शिकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया, तो शायद आने वाले समय में ये भी क्या है, लुप्त हो जाए। आगे सुबोध। सुबोध वो जातियाँ होती है जो जिनके प्राकृतिक परिवेश, ठीक है, सुबोध जातियाँ भी होती है जिनको प्राकृतिक परिवेश के अंदर उनको संरक्षण करना पड़ता है, प्राकृतिक परिवेश के अंदर संरक्षण करना पड़ता है, तभी क्या है कि उनको बचाया जा सकता है। क्योंकि सुबेद जातियाँ ये संकटग्रस्त थोड़ी नीचे होती हैं, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, ठीक है, एशियाई आ गया, सॉरी दोबारा आ गया, नीली भेड़, एशियाई हाथी व गंगा डॉल्फिन, ठीक है, ये वे जातियाँ हैं जो कि अगर उनको ध्यान में नहीं दिया गया, इनको प्राकृतिक परिवेश या इनके आसपास के जो है वातावरण को नहीं बचाया गया या इनको नहीं बचाया गया, तो शायद ये भी क्या है कि अतीत बनकर रह जाए। इनकी संख्या भी बहुत कम रह गई है, बहुत कम रह गई है। आगे है दुर्लभ जातियाँ, इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, इनकी तो संख्या कम है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, इनको बोलते हैं दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ इनकी बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं। सिंपल सी बात माने भाई, इनको ये अगर ये अपने को 100 मिल जाती हैं तो ये मुश्किल से आपको 30 या 40 ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, क्योंकि धीरे धीरे इनके प्राकृतिक परिवेश है जो नष्ट हो चुका है, इनका जो एनवायरनमेंट है, इनका जो वातावरण है, जिस परिवेश के अंदर ये रहती है, जहाँ इनका जो जीवन होता है, जीवन यापन करती है, वो चीज़ें क्या धीरे धीरे क्या है कि किसी न किसी क्या है कि स्वार्थवर्त कह सकते हो या किसी किसी कारण से नष्ट हो चुके हैं। नष्ट होने के कारण के इन जातियों के भी नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है, तो इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। कौन सी? दुर्लभ जातियाँ। अब हो गया देखो स्थानिक जातियाँ। स्थानिक जातियाँ कौन सी है? जो प्राकृतिक व भौगोलिक सीमाओं में, ठीक है, पाई जाती हैं। स्थानिक व भौगोलिक सीमाओं में कैसे? देखो कुछ कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कई स्थानों की कुछ चीज़ें बहुत प्रसिद्ध होती है, जैसे कि बीकानेर रसगुल्ले, बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा, तो वो चीज़ें क्या उस क्षेत्र की विशेषता होती है। वैसे भी क्या होते हैं कि ये कुछ जीव जंतु होते हैं वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उस क्षेत्र से बाहर नहीं पाए जाते। जैसे कि कुछ जानवर हैं वो उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे, उस क्षेत्र से बाहर नहीं पाए जाते। दुर्बेय भालू है वो ठंडे इलाके में मिलेंगे आपको और कहीं नहीं मिल सकती। तो वही चीज़ है यहाँ पर जो प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि ये निकोबारी कबूतर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो है, ठीक है, ये है अंडमानी जंगली सुअर, ठीक है, ये अंडमानी जंगली सुअर, ये भी उसी क्षेत्र में, अंडमान क्षेत्र में ही पाया जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या है कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि उस क्षेत्र विशेष के जो लोग यदि वहाँ पे ध्यान दे ले तो दे ले, अन्यथा कोई ध्यान नहीं देता है। तो वहाँ पे उसी क्षेत्र में रहने के कारण क्या है कि इनकी संख्या लगातार घट रही है और ये स्थानीय क्षेत्र में ही पाई जाती है। यानी कि एक स्थानीय एक दायरा होता है, जैसे कि ये निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं तो वहीं मिलेगा, ये अंडमान में है तो वहीं मिलेगा, उससे बाहर ये नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब है लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ जो क्या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है, यानी कि ऐसी जातियाँ जो पूरे संसार से, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ठीक है, ऐसी जातियाँ हैं जो पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई, पूरे संसार से बिल्कुल ही लुप्त हो गई हैं। ठीक है, यदि आज हमको सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं या इंटरनेट पे गूगल पे आप सर्च करते हो तो ही देखने को मिलती है, अन्यथा वो देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो जातियाँ क्या है कि संकटग्रस्त आई। ठीक है, संकटग्रस्त देखो पहले वो थी स्थानिक से दुर्लभ में, सुवेद में फिर संकटग्रस्त जातियाँ, और आज क्या हो चुकी है, वो लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त होने का भाव है कि भाई वो बिल्कुल संसार से नष्ट हो चुकी है, उनका कोई यानी कि एक भी, कहते हैं कि एक भी अंश नहीं है जो, यानी कि एक भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसको अपने देख कर ये बता सके हाँ वो ऐसा था। ठीक है, आगे, ठीक है, जो पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है, इसे चिता सिर वाली बतख। ठीक है, अब है आखिरकार इनके लुप्त होने का कारण क्या है। अगर आपने पूछे हैं तो कि इनके लुप्त होने का कारण क्या है। अब जानते हैं कि इनके लुप्त होने का कारण क्या है। क्या, अब प्रश्न ये आता है कि क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए। क्या उपनिवेशी वन नीति क्या होती है, पहले वो देखिए। देखो आपको भी पता है कि उपनिवेशी वन नीति जो क्या है कि क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए। उपनिवेशी वन नीति वो होती है कि तो उपनिवेश, जब भी कोई कहे कि निवेश, जब भी कोई देश किसी देश को अपना पे अधिकार कर लेता है तो उस देश का उपनिवेश कहलाता है। जब भी कोई देश किसी देश पे के अधिकार कर लेता है तो उस देश का उपनिवेश कहलाता है। तो ठीक है, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे क्या है अधिकार किया था। अब
1947 के बाद और 1947 से पहले जब यानी कि हमारे देश में उपनिवेशी आए थे, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने क्या है कि हमारे देश को लूटना शुरू कर दिए। लूटने की बात क्या है कि जैसे कि अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने हमारे देश के अंदर से क्या है कि जो भी जितनी भी पेड़ पौधे थे, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ से उन्होंने निकाला, खनन प्रक्रिया से निकाला। जितने भी जानवर थे उनका शिकार किया, ठीक है, चाहे तो मांस के लिए किया, चाहे उनके यानी कि हाथी दांत के लिए उनका शिकार किया, अन्यथा कई प्रकार से उनका शिकार करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, जिस कारण से क्या है कि उनकी संख्या नियंत्रण घटती रही। पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, चंदन की लकड़ी के लिए और भी बहुत से यानी कि औषधियों के लिए उनको काटना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या है कि हमारे यहाँ पे जितने संसाधन थे उनका भरपूर यानी कि दोहन किया, और जिसके कारण क्या है वो हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या है नष्ट हो गए। अब बात करते हैं उसके बाद में, जैसे ही वो अंग्रेज गए उसके बाद में क्या है कि हमारे देश 1950 के बाद में भी क्या है कि हमने क्या है कृषि हो गया, भूमि को क्या है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लिया, या मान लीजिए जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया। 1900 मैं बात कर रहा हूँ 1950, 1947-50 के बाद अंग्रेजों के जाने के बाद में, अंग्रेजों ने तो हमारा दोहन किया ही किया। उसके बाद में 1950 में भी क्या हुआ, जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण क्या है कि वनों को, औषधि क्षेत्रों को नष्ट किया गया, वनों को नष्ट किया गया, क्योंकि उपजाऊ भूमि चाहिए थी इसलिए वनों को नष्ट किया गया, खेत, ठीक है। और क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए, सड़क मार्ग बनाए गए, रेल मार्ग बनाए गए, बांध बनाए गए। इस कारण से भी क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से क्या है हमारे वन्य जीव संसाधन क्या है नष्ट हो रहे हैं। आज मान लीजिए रेलवे लाइन बिछाई गई है, मान लीजिए कोई पुल बनाया गया है, कोई बांध बनाया गया, कोई रेल मार्ग बनाया गया है, कोई ये सब चीज़ें क्यों बनी, ये वनों से होकर गुजारी गई, क्यों गुजारी गई हैं, कहीं ना कहीं इनको क्या है कि बनाने के लिए वनों को नष्ट किया गया है। जो ठीक है, वनों को नष्ट करने के कारण क्या वहाँ पे जो भी यानी कि प्राकृतिक संसाधन थे वो नष्ट हो गए हैं। वहाँ पे जो भी जीव जंतु रहते थे वो शहरों की तरफ दौड़े, या कहीं ना कहीं उनको आवास, प्राकृतिक आवास न मिलने के कारण वो नष्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि उपनिवेशी जो है वन नीति वो भी इसके लिए दोषी है, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी दोषी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या है इस चीज़ को प्रभावित किया है। तो आज हमने पढ़ा है अध्याय 2 में वन्य जीव संसाधन, ठीक है, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात कौन से हैं, प्राकृतिक संरक्षण के अनुसार वर्गीकरण किया है उनको, और उपनिवेशी नीति किस प्रकार से दोषी है वनों को नष्ट करने में, ठीक है। बाकी चीज़ें पढ़ेंगे अपने कल, तो मिलते हैं।